अस्सलाम वालेकुम। डेली लाइफ में हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं और उनके लिए हम एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं। एग्रीमेंट्स में काफ़ी सारे ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। उन ब्लंडर्स के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे पास मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद यूनुस ऐवान साहब, लीगल एडवाइज़र नोविटा कंस्ट्रक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि हम ओरल चल रहे होते हैं, हमारा रिश्ता होता है सेलर बायर का आपस। कुछ लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं, तो हम एक ज़ुबानी ट्रांजैक्शन पे चल रहे होते हैं। ओरल ट्रांजैक्शन को साबित करना कोर्ट में बड़ा मुश्किल है, और रिटन में ये है कि सबसे पहले हमें स्टैम्प पेपर चाहिए, और स्टैम्प पेपर जो है वो डायरेक्टली पार्टीज़ को खुद परचेज करना चाहिए। एजेंट्स के ज़रिए परचेज ना करें ई स्टैम्प पेपर भी। प्लस इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है, हम लॉ रिक्वायर करता है कि जब आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका जो स्टैम्प पेपर है 1200 रुपये का होना चाहिए। कल को जब डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो बंदा जो बैकआउट कर रहा होता है ट्रांजैक्शन से, वो ये कहता है कि ये जो स्टैम्प पेपर है ये तो एग्रीमेंट टू सेल के लिए इशू ही नहीं हुआ था, ये तो एफिडेविट के लिए इशू हुआ था, फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए इशू हुआ था, इसीलिए तो ये 50 रुपये का है। तो उसकी बात में वजन मौजूद होता है। ड्राफ्टिंग जो है ना, एक लॉयर का काम है। लॉयर की जॉब है कि वो ड्राफ्टिंग करे, उसको लीगल जुबान में कन्विंसिंग कहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक कंप्यूटर कंपोजर जो है वो अपनी शॉप पे बैठा होता है, मौजूद होता है, उसके पास पार्टीज जाती हैं, सेलर और बायर। वो कहते हैं हम ये प्रॉपर्टी को जो है ना एग्रीमेंट टू सेल बनाना है, तो वो उनके आईडी कार्ड्स की कॉपीज ले लेता है और प्रॉपर्टी की डिटेल ले लेता है और परचेज मनी उसमें वो मेंशन कर देता है। ऑलरेडी उसके पास एक प्रोफार्मा पड़ा होता है, उसमें वो फिटिंग कर देता है, और कोई ना सेलर को पता होता है, ना बायर को पता होता है, ना उस कंप्यूटर कंपोजर को पता होता है कि इसमें लिखा गया, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। यहाँ पे मैं ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि टर्म होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो आप क्लेम कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, और कंडीशन वो टर्म है जो जिसका डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट टू सेल की रूह के साथ ताल्लुक है, जो उसकी रूट्स के साथ जाके टच करती है, ये कंडीशन है। कंडीशन की वायलेशन होगी तो एग्रीमेंट टू सेल खत्म हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, और उस पर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो जो दो गवाहान है, इसके लिए हमारे यहाँ लॉ में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 70 एंड 79 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, वो ये कहता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम दो विटनेसेस के जरिए प्रूफ करेंगे। नॉर्मली गलती क्या होती है कि सेलर का एक विटनेस होता है और एक विटनेस जो है बायर का होता है, और जब डिस्प्यूट पैदा होता है तो जिसका विटनेस होता है वो उसी का ही साथ देता है, वो दूसरे की फेवर में एविडेंस नहीं देता है, बेशक आप थ्रू कोर्ट उसको समन भी करवा लें। तो इसका जो हल है वो ये है कि हर पार्टी अपने दो इंडिपेंडेंट सेपरेट विटनेसेस उसमें मेंशन करें और वो अवेलेबल होने चाहिए। क्या विटनेसेस की रिलायबिलिटी मैटर करती है या विटनेसेस कोई भी हो सकता है? विटनेसेस देखें, लॉ जो रिक्वायर करता है ना सर, लॉ ये कहता है कि विटनेस वो है लीगली स्पीकिंग कि जो सवाल को समझ सके और उसका माकूल जवाब दे सके। सेलर और बायर आपस में एग्रीमेंट टू सेल करके अपने पास ही रख लेते हैं, उसकी लीगल कोई वर्थ नहीं है जब तक आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते। और इस पर सेक्शन 49 है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, वो ये कहता है कि अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लाजमी तौर पे रजिस्टर होना चाहिए था और रजिस्टर नहीं हुआ तो वो लीगली ऑपरेटिव नहीं होगा, वो कोई आपको राइट नहीं देगा, आपको कोई टाइटल नहीं देगा, आपको कोई लीगल बेनिफिट नहीं देगा। इसका रजिस्ट्रेशन का एक और फायदा है, कल को अगर कोई बंदा मुंह करता है तो उसमें आपके पास इजाफी एविडेंस क्रिएट हो चुकी होती है, 7 स्टार की सूरत में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। स्टैम्प ड्यूटी पे जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, एग्रीमेंट टू सेल जो है, चूँकि हम अभी उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो इसका जो स्टैम्प पेपर है वो 1200 रुपये का होना चाहिए। बाज़ औक़ात पॉसिबल है कि इंटरनेट मौजूद ना हो, ट्रांजैक्शन का टाइम रात का आधी रात का टाइम है, सेलर और बायर में ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं तो सादा पेपर पे भी लिख सकते हैं। तो लॉ इसमें रिक्वायर ये करता है कि आपने जो सादा पेपर पे ट्रांजैक्शन अपनी लिख ली है, रिकॉर्ड पे ले आए हैं, उस पर आप सब्सिक्वेंटली स्टैम्प ड्यूटी पे करके तो आपका वो स्टैम्प पेपर के इक्वल हो सकता है लीगली स्पीकिंग। तो आप उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगाएंगे सिर्फ 1200 रुपये की, और वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्टैम्प पेपर में और लीगली वो वैलिड है। हमारे यहाँ कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है। या तो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्लॉट है, घर है, तो हम उसकी सारी डिटेल बताएंगे कि उसकी जो है रकबा कितना है और वहाँ वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे सिचुएट करती है, उसके मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, और अगर घर है तो कितनी मंजिला है, उसका कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया कितना है, उसका ओपन एरिया कितना है, ये सारा बताना ज़रूरी होता है ताकि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो। और बाज़ केसेस में तो आइडेंटिफिकेशन पे डिस्प्यूट चल रहा होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में डिमार्केशन डिस्प्यूट भी कहते हैं। और अगर उसका साइट प्लान मौजूद है तो वो हमें साइट प्लान रेफर करना चाहिए अपनी एग्रीमेंट टू सेल में, और साथ उसको एनेक्स उसको लफ करना चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो हाथ से बना लें, कोई ज़रूरी नहीं है।
उसमें भी सेलर और बायर के साइन हो जाएंगे, नीचे विटनेसेस के साइन अंगूठे हो जाएंगे। और प्लस ये है कि जो सेलर है वो अपने एग्रीमेंट टू सेल में ये बताएगा कि वो इस प्रॉपर्टी का ओनर कैसे है, उसकी हिस्ट्री बताएगा। अगर उसके पास अलॉटमेंट लेटर है तो अलॉटमेंट लेटर का नंबर देगा, उसकी डेट बताएगा, और इसके पास जो पोजेशन सर्टिफिकेट है उसके पर्टिकुलर्स बताएगा। फर्द बै उसने अगर इशू करवाई है तो उसको रेफर करेगा। यानी अगर ज़राई रकबा है तो खसरा, खेवट, खतौनी नंबर, मौजा, महाल, ये सारा वो मेंशन करेगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट टू सेल का हिस्सा बनेंगे। और ज़्यादा बेहतर ये है कि इनकी सर्टिफाइड कापीज़ को हम एनेक्चर बनाएं, उसके साथ लव करें। और बहुत अहम है इसमें, जो कि नॉर्मली हम इतना एड्रेस नहीं करते, कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, यानी तरतीब क्या होगी। सेलर ने क्या करना है, किस वक्त करना है, कैसे करना है, बायर ने इस एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक किस वक्त क्या करना है, इसका बाकायदा हम एक टेबल बना सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल का वो हिस्सा बन सकता है। इसी की ट्रांजैक्शन में नॉर्मली जो लॉ था पहले, जूरिस्प्रूडेंस, वो ये थी कि इसमें टाइम इज़ नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो बर वक्त ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और पोजेशन है और बर वक्त अदायगी ज़र समन है, ये जो है इसके लिए बर वक्त होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब इस पर जो लेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में, वो ये है कि ये पुरानी बात थी। तो अब तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डे बाय डे, बल्कि आवर बाय आवर जो है इंक्रीज़ हो रही होती है। तो टाइम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि बायर थोड़ी सी ट्रांजैक्शन करके, यानी बयाना करके सेलर को बांध ले फॉर ऑल टाइम्स टू कम, और वो कहे जी टाइम तो इसमें ज़रूरी नहीं था, बर वक्त अदायगी तो मैं जब चाहे अदायगी करूँ। या सेलर उससे पैसे लेके तो उसको डिलीवरी ना दे, ट्रांसफ़र ना दे, तो वो भी कहे कि जी चूँकि टाइम वाज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो बर वक्त जो है ट्रांसफ़र और जो पोजेशन है ये देना ज़रूरी नहीं है। सब अगर लीगल कंसिक्वेंसेस खुद ही मेंशन किए जाए एग्रीमेंट में कोर्ट की आसानी के लिए। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है। और इसमें यह है कि लॉ इसमें रिक्वायर ये करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से या कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ के हवाले से, कि आपके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि सेलर ने अगर इस डेडलाइन पे, टारगेट डेट पे अगर पेमेंट बकिया ज़र समन की, परचेज मनी की एक्सेप्ट ना की, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और यहाँ बायर जो है वो रेडी और विलिंग नहीं था टारगेट डेट पे बकिया ज़र समन अदा करने के लिए, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो लॉ ने दोनों को इजाज़त दी है पार्टीज़ को, इसको कहते हैं म्यूचुअलिटी ऑफ द माइंड्स। तो फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस खुद से उसमें लिख सकते हैं, तय कर सकते हैं, और कोर्ट्स को आसानी है उसको एनफोर्स करने में। और कोर्ट उन्हीं कंसिक्वेंसेस को इम्पोज करेगी। कोर्ट ने अगर पार्टीज ने खुद ही तय कर लिया तो कोर्ट के लिए भी बड़ा आसान है। और सब मार्केट में तो प्रैक्टिस ये है कि एक बंदे के पास ओरिजिनल स्टाम्प पेपर होता है, दूसरे के पास कॉपी होती है, तो क्या कॉपी की वर्थ है उस तरह जिस तरह ओरिजिनल की है? जी, जो फोटोकॉपी है वो एग्जिबिट नहीं होती। और इसका जो हल है वो ये है कि आप 2 स्टैम्प पेपर इशू करवाएं, एक सेलर अपने पास रखे ओरिजिनल और एक बायर अपने पास रखे, दोनों डिटो कॉपी होंगे एक दूसरे की, दोनों में विटनेसेस सेम होंगे, दोनों में जो राइटिंग है, कंटेंट्स हैं, प्रॉपर्टी, हर टर्म्स एंड कंडीशंस सेम होंगे, डुप्लीकेट होंगे, लेकिन होंगे ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स। तो अच्छा यूनुस साहब ये बताइए, जो एग्रीमेंट के साथ एक तो ओरिजिनल स्टाम्प पेपर होता है और उसके पेजेस कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उनकी क्या लीगल वर्थ है कि नहीं है? लीगल वर्थ है, और उसको मेंशन करना चाहिए जो उसकी फेस शीट है उसके अंदर। यानी आपके पास ई स्टैम्प पेपर में आप एक्स्ट्रा शीट्स भी ले सकते हैं, तो जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एंड करेंगे तो आप एक फ्रेज उसमें ऐड कर सकते हैं कि ये जो टोटल एग्रीमेंट है इसके इतने पेजेस हैं, और ये सारे जो है हर पेज पे जो है बेसिकली जो सेलर और बायर है उनके साइन और जो थंब इंप्रेशन है वो आने चाहिए। एक और जो हमें कहने के कंसेप्ट नहीं होता वो ये है कि जहाँ हम थंब इंप्रेशन लगवा रहे होते हैं उसके ऊपर ही सिग्नेचर्स कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो क्लियर स्पेस में होने चाहिए और थंब इंप्रेशन क्लियर स्पेस में होना चाहिए, ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर मिक्स हो जाए तो डेफिनेटली ये एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए रेफर होता है और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, तो वो फिर उस पर अपनी ओपिनियन नहीं दे पाता। कि यूनुस साहब ये जो एग्रीमेंट टू सेल है इसके लिए नोटरी पब्लिक ज़रूरी है कि नहीं? नॉर्मली तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप उसको अटैच कर लें प्रॉपर, यानी नोटरी पब्लिक भी ओरिजिनल हो, उसका लाइसेंस भी वैलिड हो और उसके पास रजिस्टर मौजूद हो, और वो आपकी ट्रांजैक्शन की जो है एंट्री करे अपने रजिस्टर में, सेलर बायर के पर्टिकुलर्स नोट करे और उसको एक नंबर लगाए, तो वो आपका एक इजाफी विटनेस है एग्जीक्यूशन का। तो एग्रीमेंट से रिलेटेड हमने इतने सारे पॉइंट्स और इतने सारे ब्लंडर्स नोट कर लिए जिसको हम अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं और जिसके बेस पे हमारा केस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई और भी आपके क्वेश्चंस है तो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू यूनुस साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सब्सक्राइब।